गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय का सेकंड चैप्टर राजा नगर और किसान पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ से एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो ये टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है वो टच होता है। इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को सुने। और जो इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आप लोगों को एक तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी हेल्प मिले, और साथ में आगे आने वाले समय में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे उसमें भी आपको फ़ायदा हो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कमलेश हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय का सेकंड चैप्टर राजा नगर और किसान, जिसमें अभी तक हमने महाजनपद, मगध, नंदवंश, मौर्य साम्राज्य और मौर्य उत्तर काल के बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों के बारे में पढ़ लिया, जिसमें पिछली क्लास में हमने कुषाण वंश के बारे में और मथुरा कला शैली और गंधार कला शैली के बारे में पढ़ा। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक, वो साम्राज्य भारतीय इतिहास, खासकर प्राचीन इतिहास का एक बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता है, जिसमें बहुत सारे शक्तिशाली शासकों ने शासन किया और इस काल में कला तथा साहित्य का बहुत विकास हुआ। कला तथा साहित्य ही नहीं बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति इस काल में हुई। अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ इस काल में रही। व्यापार और यातायात के साधनों का बहुत विकास इस काल में हुआ, जिसके कारण इस काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य जो कि प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य है। इससे पहले कि हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ें, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, वो कौन से ऐसे स्रोत है जिससे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में या गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौन सी ऐसे साहित्य है, कौन सी ऐसी किताबें हैं, कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं, कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, कौन से वो सोर्सेज हैं जिससे कि हमें गुप्त वंश के बारे में और गुप्त राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले उसमें है पुराण। आप लोगों ने पुराणों में पढ़ा होगा, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ ये पुराण माने जाते हैं और इनकी संख्या आपको पता है कि 18 है। लेकिन अगर हम गुप्त काल की बात करें तो विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ये इन 3 पुराणों से गुप्त काल के बारे में, गुप्त इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। तो पुराण गुप्त शासनकाल को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा, मृच्छकटिकम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना शूद्रक ने की है। शूद्रक जो कि प्राचीन काल के एक महान साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने अपनी इस पुस्तक में उस समय की जो सोशल कंडीशन थी, गुप्त साम्राज्य की सामाजिक जो दशा थी, उसका वर्णन अपनी पुस्तक मृच्छकटिकम में किया था, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक मानी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं विशाखादत्त की। विशाखादत्त जो कि गुप्त काल का एक महान विद्वान, नाटककार, साहित्यकार रहा है। उसने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिसमें देवी चंद्रगुप्तम और विशाखा मुद्रा राक्षस महत्वपूर्ण है। हालांकि देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन जो मुद्रा राक्षस है उसमें मौर्य वंश के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन इस ग्रंथ में, मुद्रा राक्षस में ही गुप्त वंश की स्थापना तथा उसके लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो ये सबसे पहले पुराणों की बात करते हैं हम, फिर शूद्रक का मृच्छकटिकम, उसके बाद विशाखादत्त का देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ गुप्त काल के इतिहास को जानने के माने जाते हैं। उसके बाद जो 4th महत्वपूर्ण स्रोत है, सोर्स है, वो है कालिदास की रचनाएं। कालिदास जो कि गुप्त काल के एक महान साहित्यकार, नाटककार, कविकार रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास के ये सबसे बड़े साहित्यकार माने जाते हैं।
उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाओं की जो है वो उनको लिखा, जिसमें ऋतुसंहार, रघुवंशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमवंशीय बहुत ही महत्वपूर्ण ये नाटक है, जिनके द्वारा जो है गुप्त काल के बारे में बड़ी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये सारे के सारे जो है इसमें से मैक्सिमम अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमवंशी, सारे जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए कालिदास के नाटक है, जो कि गुप्त काल के समाज, अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें वात्स्यायन का कामसूत्र, बाणभट्ट का हर्ष चरित और जो फाहियान इसमें महत्वपूर्ण है। उनके जो एक चीनी यात्री था उसने भी अपनी पुस्तक सीयूकी या फोकोकी में जो है वो गुप्त काल के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिसके कुछ एविडेंसेस जो है वो मिलते हैं और उससे गुप्त काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं गुप्त शासकों की। जो गुप्त शासक, उनका कालक्रम कैसा रहा। हालांकि ये जो मैंने कालक्रम का एक चार्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, ये एनसीईआरटी की जो बुक्स है, एनसीईआरटी की जो डेट्स है, उसके आधार पर ये जो है वो मैच करता है। लेकिन अगर हम बात करें आपकी जो लोकल पुस्तकें हैं, जैसे एम एस सोडी की बुक है, उसमें ये डेट्स कुछ डिफरेंट आप लोगों को मिलेगी। लेकिन क्योंकि इतिहास में एनसीईआरटी की बुक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसलिए मैक्सिमम टाइम हम एनसीईआरटी की डेट्स को ही जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। तो श्रीगुप्त ने जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। हालांकि श्रीगुप्त ने एक छोटे से राज्य की स्थापना की थी और 275 से लेकर 320 तक श्रीगुप्त और घटोत्कच ये दो राजा रहे हैं जिनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मानी जाती। हालांकि अगर हम बात करें गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, तो उसका संस्थापक श्रीगुप्त को ही माना जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया, एनसीईआरटी के जो डेट्स हैं उनके अनुसार, ये गुप्त शासक, ये गुप्त काल का बहुत ही शक्तिशाली शासक था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त को जो है वो गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा और सबसे महान, सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, जिसने 335 से लेकर 380 ईस्वी तक शासन किया। हालांकि एम एस सोडी की बुक में ये डेट्स जो है वो 375 तक मानी जाती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 380 से लेकर 415, हालांकि 413 उसमें दिया गया है। कुमारगुप्त 415 से 454 और स्कंदगुप्त 454 से 467 ईस्वी पूर्व। तो स्कंदगुप्त तक जो है वो गुप्त साम्राज्य के सम्राट बहुत ही शक्तिशाली रहे हैं। लेकिन उसके बाद के जितने भी सम्राट आपको दिख रहे हैं, पुरुगुप्त है, कुमारगुप्त है, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त है ना, विष्णुगुप्त, ये सारे के सारे जो है ये कमजोर शासक जो है माने जाते हैं गुप्त साम्राज्य के, जो कि गुप्त साम्राज्य को सही तरीके से नहीं संभाल पाए और इतने बड़े साम्राज्य का अंत भी हुआ। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण राजा है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक जो गुप्त शासक थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट, प्रयाग जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्रयाग आप लोगों को पता है कि प्रयाग जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, कौसंबी में जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चलता है वो है श्रीगुप्त। मतलब श्रीगुप्त ने जो है वो किसकी स्थापना की थी, गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद घटोत्कच, ये गुप्त साम्राज्य के दूसरे शासक थे, लेकिन इनको महान शासक नहीं माना जाता है। सबसे पहले जो महान शासक जिनके बारे में हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जो उसके पिता थे घटोत्कच, उनके बाद वो राजा बने और उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जिसके कारण उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और बाद में लिच्छवी को भी अपने साम्राज्य में उन्होंने सम्मिलित किया। उन्होंने जो है वो बहुत सारे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसके कारण कुमार देवी जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी उसके साथ उन्होंने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करते हुए अपने साम्राज्य को और ज़्यादा सुदृढ़ किया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के बारे में हम बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वो गुप्त साम्राज्य का पहला शक्तिशाली शासक
माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। समुद्रगुप्त की बात करें तो उसने 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया। अगर अगर हम ऐसे देखें तो इस काल में समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो कला का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, क्योंकि राजनीति की बात करें तो बहुत सारे राजाओं को उसने जो है पराजित किया, चाहे उत्तरी भारत के राजा थे, दक्षिण भारत के राजा थे, जंगली जनजातियाँ थी या फिर सीमांत प्रदेश थे, उन सब को जो है पराजित करके समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। लेकिन ये जो समुद्रगुप्त था, अगर हम बात करें तो उसके बारे में, उसकी विजयों के बारे में, उसके एक राजकवि थे हरिसेन, उनके द्वारा एक जो है वो स्तंभ अभिलेख लिखा गया था जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। उसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त एक महान शासक रहा है गुप्त साम्राज्य का। कला तथा साहित्य के क्षेत्र में उसके काल में बहुत सारी उन्नति हुई। साथ में ही व्यापार, अर्थव्यवस्था की बात करें या यातायात के साधनों की बात करें, प्रत्येक क्षेत्र में समुद्रगुप्त ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये आपको साइड में एक जो है मोहर दिख रही है, इसमें समुद्रगुप्त का ये चित्र दिखाने की कोशिश की जिसमें वो बीणा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि वो बहुत ही जो है कला प्रेमी रहे हैं। अब हम उनकी विजयों की बात करें, समुद्रगुप्त की विजयों की, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी भारत की विजय। उत्तरी भारत की विजय, उत्तरी भारत में समुद्रगुप्त ने 3 राजाओं, अच्युत, नागसेन और कूट वंश के राजाओं को पराजित किया और इन तीनों राजाओं के राज्य को उसने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया। ठीक है, तो उसने इन 3 राजाओं को हराया, उसके बाद वो दक्षिण की ओर चल पड़ा। मतलब कि उसे पता लग गया कि उत्तरी भारत अब बिल्कुल जो है वो स्ट्रांग हो चुका है। जैसे वो दक्षिण भारत की ओर गया, पीछे से इन राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और साथ में 9 और राजाओं से मिलकर जो है एक संघ बनाया 12 राजाओं का। तो कुल मिला के अब समुद्रगुप्त को जब इस बात का पता चला तो अपने दक्षिण के अभियान को छोड़कर फिर वापिस आया और उसने इन राजाओं के संघ को पराजित किया। 9 राजाओं का जो संघ था उसको पराजित करते हुए समुद्रगुप्त ने इन सभी के राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया और ये समुद्रगुप्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है। उत्तरी भारत में उसका दबदबा जो है पूरे तरीके से फैल गया था। तो उत्तरी भारत की विजय समुद्रगुप्त की एक महान विजय मानी जाती है। सेकंड हम बात करते हैं दक्षिण भारत की विजय। दक्षिण भारत की विजय, दक्षिण भारत आप सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत में बहुत सारे जो हमारे स्टेट्स हैं वो आते हैं, चाहे बात तमिलनाडु की हो, तमिलनाडु की हो या केरला की हो, फिर उसके बाद आपका आंध्रा का, नीचे आंध्रा का बहुत सारा हिस्सा, उसके बाद कर्नाटका, ये सारे के सारे क्षेत्र जो है वो सुदूर दक्षिण के माने जाते हैं। और इन राज्यों में उस समय कई छोटे छोटे राज्य जो थे वो स्थापित हुए थे और बहुत सारे राज्य जो है वो शासन यहाँ पे करते थे। तो समुद्रगुप्त ये भली भांति जानता था कि अगर अपने आप को एक चक्रवर्ती सम्राट बनाना है तो दक्षिण भारत को भी विजित करना जरूरी है। तो उसने एक बहुत बड़ी सेना के साथ वो दक्षिण भारत की ओर जो है वो चल पड़ा और उसने दक्षिण भारत के 12 राजाओं का संघ, जो कि विष्णुगुप्त जिसका नेता था, उन 12 राजाओं के संघ को उसने पराजित किया। लेकिन उनको पराजित करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने उन राजाओं के राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया। उसके पीछे मेन कारण ये था कि समुद्रगुप्त एक कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ था। कूटनीतिक अच्छी तरीके से वो जानता था, उसको पता था कि इतनी दूर दक्षिण में जब यातायात के साधनों की कमी है तो इतनी दूर तक जो है वो अपने साम्राज्य को फैलाना और उस पर शासन करना, उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। इसलिए उसने ये डिसीजन लिया कि वो इन जो भी राज्य उसने जीते हैं उनको उन्हीं राजाओं को वापिस कर दिया जिसको उसने युद्धों में हराया था, और उसके बदले में वो राजा उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे और उसे भू राजस्व प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से ये वार्षिक कर के बदले उसने जो है वो ये राज्य उनको लौटा दिए और इससे उसकी कूटनीति का भी पता लग गया कि वो कितना चतुर कूटनीतिज्ञ था और उसकी ये नीति जो है बहुत सफल रही।
तो दक्षिण भारत की विजय भी उसकी एक महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। अब एक मैप के मानचित्र आपको दिख रहा होगा, इसके माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य, आप लोग बिल्कुल ग्रीन दिख रहे हो बीच में जो दिख रहा है मगध के आसपास का क्षेत्र, है ना, और उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ इतने कर साम्राज्य में था। लेकिन उसके बाद समुद्रगुप्त ने इसे जो है बहुत लंबा कर दिया, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि पूरा जो है वो बीच में काफ़ी हिस्सा आपको लोगों को दिख रहा होगा जो ग्रीन कलर में है। लेकिन उसके बाद नीचे का जो दक्षिण भारत वाला हिस्सा है समुद्रगुप्त द्वारा जीत कर लौटाए गए राज्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विजित क्षेत्र, ये गुजरात का जो क्षेत्र है जिसने बाद में उसने उज्जैन, मालवा और काठियावाद में जो है वो शकों को पराजित किया। शक जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जाति थी, उनको पराजित करने के बाद उसने इनको अपने साम्राज्य में मिलाया था। इस प्रकार से एक बहुत बड़े हिस्से पर गुप्त शासकों ने शासन कर लिया था, ठीक है। तो ये मानचित्र के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश की। हालांकि आप लोगों को जो एग्ज़ाम में मानचित्र आते हैं, मैप आता है, वो समुद्रगुप्त की साम्राज्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साम्राज्य के बारे में आता है। तो उत्तरी भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय। इसके बाद थर्ड जो हम कर रहे हैं दैट इज जंगली जातियों पर विजय। जंगली जातियां उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए मध्य भारत और उड़ीसा की जनजातियों से टक्कर लेना समुद्रगुप्त के लिए बहुत ही आवश्यक था। समुद्रगुप्त लिखना आप लोगों ने यहाँ पे। यह जंगली जातियां बहुत लड़ाकू थी, जो कि जो भी व्यापारी या जो भी लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाते थे उन लोगों को बहुत परेशान करते थे, लूटते थे या उनका मर्डर कर देते थे, या फिर जो लूटपाट बहुत ज़्यादा करते थे। समुद्रगुप्त ने इन सभी जंगली जातियों को पराजित करके उत्तर तथा दक्षिण भारत के मार्गों को जो है सुरक्षित बनाया। तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत है समुद्रगुप्त की। उसके बाद गणतंत्रीय जातियों द्वारा अधीनता स्वीकार करना। उस समय पंजाब तथा राजस्थान में 9 गणतंत्रीय जातियाँ थी, है ना। गणतंत्रीय मतलब कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप जहाँ पे था, जहाँ पे लोगों के द्वारा राजा चुने जाते, छोटे छोटे ऐसे जो थी वो कई प्रकार की जातियाँ थी जिसमें मालव, विधेय, अभीर, अर्जुनायन महत्वपूर्ण थी। इन सबको पराजित करते हुए उनसे उसने अपनी अधीनता स्वीकार करवा दी और उनको फ्री छोड़ दिया हालांकि फिर से, लेकिन वो कर जो है जातियाँ समुद्रगुप्त को देती थी, ठीक है। तो उत्तरी भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय, थर्ड जंगली जातियों पर विजय और गणतंत्री जातियों द्वारा अधीनता स्वीकार करना, और पांचवा जो है सीमांत प्रदेशों की अधीनता। तो ये अब छठा पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, पहले इसको ही कर लेते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख से ये जानकारी मिलती है जिसको मैंने पहले भी बताया कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था कि 14 राज्यों की सूची दी गई है जिनको जो सीमांत थे, जो बाउंड्री पर थे गुप्त शासकों की, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, असम तथा नेपाल स्थित है। इन सभी को पराजित करते हुए उनसे उसने अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली थी। और अब जो पांचवा पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है वह अश्वमेघ यज्ञ। आप लोगों ने जरूर सुना होगा इस यज्ञ के बारे में, जिस आप लोगों ने अगर लॉकडाउन में रामायण देखा होगा, काफ़ी दूरदर्शन पे भी चला हुआ था कि जब रामचंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ किया था तो यज्ञ का घोड़ा उन्होंने जो है वो छोड़ा था पूरे अपने राज्य में कि अगर किसी में हिम्मत है तो इस घोड़े को पकड़ कर दिखाए, और अगर कोई इसको पकड़ता तो उसके साथ जो है राजा युद्ध करेगा। तो उसके श्री राम जी के पुत्रों ने ही, लब और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया था, और बाद में फिर लक्ष्मण जी गए, उनको मूर्छित कर दिया, और लोग गए उनको फिर बाद में लास्ट में श्री रामचंद्र को ही जी वहाँ जाना पड़ा, जिसके बाद वो माने थे। तो उसी प्रकार का एक घोड़ा, उसी प्रकार का यज्ञ समुद्रगुप्त ने किया, और ये घोषणा की कि अगर कोई भी इसको पकड़ेगा तो उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा माना जाता है कि जिस जिस क्षेत्र में ये घोड़ा जाएगा वो सारा का सारा क्षेत्र समुद्रगुप्त का ही माना जाता है। तो किसी ने भी इस घोड़े को पकड़ने का दुस्साहस नहीं किया या फिर साहस नहीं किया, और उसके पश्चात इस यज्ञ के सफलता के पश्चात समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो ये समुद्रगुप्त की विजय थी, जिसमें उत्तरी भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय, जंगली जातियों की अधीनता स्वीकार करवाना, सीमांत प्रदेशों की अधीनता स्वीकार करवाना, और साथ में जो गणतंत्री जाति थी उनको पराजित करना। अब एक और प्रश्न एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन
क्यों कहा जाता है? समुद्रगुप्त, डॉक्टर वी स्मिथ जो कि एक महान इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी। समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की, जंगली जातियों को पराजित किया, सीमांत प्रदेशों को पराजित किया, और कोई भी युद्ध उसने अपने जीवन में नहीं हारा। लेकिन नेपोलियन जो कि फ्रांस का एक महान शासक था, उसने भी उस समय ऑस्ट्रिया, स्पेन, रूस और पुर्तगाल आदि देशों को पराजित करते हुए उनको अपने अधीन कर लिया था। लेकिन 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में, जो बैटल ऑफ वाटरलू है, जिसमें लगभग इन सभी देशों ने एक जो गठबंधन बनाया और क्या किया कि नेपोलियन को पराजित कर उसे वाटरलू के युद्ध में हरा दिया था। बाद में उसकी 1817 ईस्वी में उसे जो है कैद में उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन समुद्रगुप्त ने कोई भी युद्ध में, किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त को, वैसे तो भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त जो है वो नेपोलियन से महान शासक था, क्योंकि वो एक भी युद्ध नहीं लड़ा। लेकिन अगर पर्सनली बात की जाए तो ये कंपैरिजन शायद थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि थोड़ा क्या, काफ़ी गलत होगा, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत शक्तिशाली देशों को पराजित किया था उस समय, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रिया की बात करें, स्पेन की बात करें, ये शक्तिशाली देश थे उस समय, और उसने इन सब देशों को पराजित करते हुए फ्रांस को एक बहुत ही शक्तिशाली देश के रूप में कर दिया। लेकिन फिर भी कंपेयर किया जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि उसने भी कोई युद्ध अपने जीवन में नहीं हारा। तो यहाँ से जो प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं, कल एक बच्चे ने, मेरे ख्याल बच्चा था, ये टीचर थे, उन्होंने क्वेश्चन मुझे यूट्यूब पे लिखा था कि सर इसके प्रश्न जो है वो आप लिखा करो साथ में। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा एक वर्कशीट भी होता है, जिसमें जो है वो हमने सारे प्रश्न दिए होते हैं, लेकिन अलग से मैं आज इसी वीडियो में मैंने बना दिया। तो इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, गुप्त काल के मुख्य स्रोत क्या है, जिसमें पुराण आएगा, विशाखादत्त के दोनों ग्रंथ मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, फिर उसके बाद जो है कालिदास के ग्रंथ, उसके बाद जो है वो मृच्छकटिकम, उसके बाद जो है वो फाहियान या फिर बादशाहन का कामसूत्रा, ये महत्वपूर्ण स्रोत है। तो फिर दूसरा जो प्रश्न इसमें बन सकता है, कालिदास कौन थे? तो कालिदास एक महान साहित्यकार और इतिहासकार रहे हैं, जिनके महत्वपूर्ण ग्रंथ थे ऋतुसंहार, देवी चंद्रगुप्तम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशीय। विशाखादत्त कौन थे, ये हमने बात की। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आप क्या जानते हैं, ये प्रश्न हमने डिटेल में पढ़ लिया। समुद्रगुप्त कौन था, उसकी विजयों का वर्णन, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। तो आप लोगों ने सारे के सारे प्रश्न, क्योंकि नोट्स आप ये ध्यान दें कि हमने नोट्स जो है सारे किए हुए हैं, तो आप लोगों ने ये सही तरीके से अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो एक बार फिर से, अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।